हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं रिप्रोडक्शन करने के। ये रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से नया जनरेशन क्रिएट होता है और वो भी सेम स्पीशीज़ का होता है ना। नई न्यू जनरेशन का क्रिएशन का मतलब है नई इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन जो है इसकी एक वन लाइनर डेफिनेशन ये हो सकती है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज और सेम काइंड। अब इसके अंदर क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, अलग अलग लेवल के ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में अलग अलग लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स हैं। उन सब का रिप्रोडक्शन करने का तरीका, मेथड अलग अलग है। उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जो रिप्रोडक्शन है ना, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। अभी हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि एक लाइफ प्रोसेसेस होते हैं कुछ, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं। मतलब ये है कि किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। लेकिन रिप्रोडक्शन भी एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर ये जो है ना एक स्पेशल टाइप का लाइफ प्रोसेस है जो कि किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्रूशियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो है स्पीशीज़ को कंटिन्यू करता है, यानी कि नस्लों को जो है आगे बढ़ाता है। और रिप्रोडक्शन के ज़रिए से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी वो रिप्रोडक्शन के ज़रिए से ही प्रिजर्व होता है। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन क्या है? क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड। इट इज़ ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस बट नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। अब अगर ये किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ को मेंटेन करने ज़रूरी नहीं है, तो कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के प्रिजर्वेशन में ये हेल्प करता है, यानी कि इसको बचा करके रखेगा। जब तक दुनिया कायम है तब तक इंसानों के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस हैं कि कोई ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन के अंदर जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन जाएगी उसी तरीके के जो है इंसान जो है हमेशा जब तक दुनिया कायम है तब तक उसी तरीके के इंसान बनते रहेंगे। सिर्फ ह्यूमन नहीं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, कुछ और स्पीशीज़ हो गए, तो उसी तरीके के बनेंगे। उनके अंदर कोई बदलाव, कोई ख़ास बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो रिप्रोडक्शन है ना, अगर इसको हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे समझें तो हमने 9th क्लास के अंदर सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है कि सेल डिवीजन 2 तरीके के होते हैं, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। इसके बारे में हम लोग को डिटेल में नहीं समझना। देखो सेल डिवीजन के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, जो सेल के अंदर के जो क्रोमोसोम्स है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, है ना। क्रोमोसोम्स के अंदर जो है क्रोमोसोम्स जो है इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। किस फॉर्म में कंटेन करता है? डीएनए के फॉर्म में कंटेन करता है। वो इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है? जीन्स होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब अगर हम लोग ये देखें कि जब भी सेल डिवीजन हो रहा होता है, जो डीएनए है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर हम लोग रिप्रोडक्शन को वेरी बेसिक लेवल पे समझे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डीएनए इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए, है ना। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अगर डीएनए मल्टीप्लाई हो रहा है तो डीएनए की जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पहले कॉपी हो रहा होगा। पहले एक सेल के अंदर जो है डीएनए मल्टीप्लाई होकर के कॉपी होकर 2 बनते होंगे, तब जा करके 2 सेल बन रहे होंगे, जो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था। तो रिप्रोडक्शन के अंदर डीएनए के कॉपी होने का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग। देखो डीएनए कॉपिंग की इंपॉर्टेंस को हम लोगों को समझना है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझें कि डीएनए जो है ना एक इंफॉर्मेशन सोर्स है ना। डीएनए क्या कंटेन करता है? अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, कंटेन करके रखता है। कैसी इंफॉर्मेशन? इनहेरिटेंस फीचर्स वाली, है ना। इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स? जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होंगे, उस इंफॉर्मेशन को ये डीएनए कंटेन करता है। अब जब भी डीएनए कॉपी हो रहा होगा तो ये डीएनए कॉपी क्या इंश्योर करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटिन्यू बनी रहे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। देखो कॉपीइंग डीएनए इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जब तक डीएनए कॉपी होता रहेगा, डीएनए कॉपिंग रहेगा, तब तक हम ये इंश्योर कर सकते हैं, ये हमें तसल्ली रहेगी कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना वो कंटिन्यू बना रहेगा। यानी कि अगली नस्लें जितनी भी आती रहेंगी, नेक्स्ट जनरेशन, उन सब के अंदर वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती रहेगी। नेक्स्ट क्या है? डीएनए कॉपिंग अलाउ सेल टू डिवाइड विद विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर एटसेट्रा। देखो जब भी डीएनए कॉपी हो रहा होगा ना तो ये सेल को डिवाइड करने के लिए परमिट करेगा। जब तक डीएनए कॉपी नहीं होगा तो सेल डिवाइड होकर करेगा क्या, है ना। अगर डीएनए कॉपी नहीं हो रहा और सेल डिवाइड हो गया तो सेल के पास ना अपना कोई
सेलुलर अपैरेटस नहीं होगा, सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, वो सारे काम होंगे कैसे जब तक कि डीएनए की वो इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी कि करना क्या है उसको। तो डीएनए कॉपी क्या करता है, सेल को अलाउ करता है डिवाइड होने के लिए, और ये डिवीजन, ये जो डीएनए कॉपी है ये इंपॉर्टेंट है किस लिए, वो सेल के ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके रिपेयर के लिए, उसके रिप्रोडक्शन के लिए, बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए। नेक्स्ट कॉपी देखो, डीएनए कॉपिंग लीड्स टू वेरिएशंस विद इन द स्पीशीज विच रिजल्ट्स इन द बेटर अडैप्टेबिलिटी। देखो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा। जब भी डीएनए कॉपी हो रहा होता है ना, डीएनए कॉपी का जो सोल टारगेट है, उनका जो मकसद है वो ये है कि एग्जैक्टली कॉपी हो जाए, कोई भी बदलाव ना आए। लेकिन ये डीएनए कॉपी जो है एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जो कि बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो डीएनए कॉपी जो है ना लीड्स टू वेरिएशन। जब भी डीएनए कॉपी होता रहेगा, डीएनए कॉपी हो रहा है, सेल्स के अंदर डीएनए कॉपी हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। अब ये जो वेरिएशन आएगा ना, ये एक स्पीशीज के अंदर आएगा, एक नस्ल के अंदर आएगा, है ना। एक नस्ल है जैसे ह्यूमन स्पीशीज है ये, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। वो वेरिएशंस किस चीज़ में रिजल्ट करते हैं, फॉर बेटर अडैप्टेबिलिटी। आपने देखा होगा इंसानों के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो गर्म एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग, ठंडे में जो गर्म एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग, वो अब उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर चुके हैं बिकॉज ऑफ द डीएनए वेरिएशन। उनके जो जब भी डीएनए कॉपी हो रहा है उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है, जब भी तो जो इतनी गर्म एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है बिल्कुल जो ठंडे इलाके होते हैं जहाँ पे 12 महीने बर्फ पड़ती है, कभी भी सूरज की जो है कोई भी किरण वहाँ पे नहीं जा रही है, तो फिर भी वो लोग सर्वाइव करते हैं जबकि हम लोग वहाँ पे ऐसे सर्वाइव बहुत मुश्किल है हमारे लिए, है ना। तो जो डीएनए के अंदर वेरिएशन आता है डीएनए कॉपी के अंदर, तो वो क्या रिजल्ट करता है, बेटर अडैप्टेबिलिटी इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये तो मैंने एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आपको बता दिया है। अगर हम लोग धरती के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स शुरू से आज तक रहे हैं, अगर हम किसी एक बैक्टीरिया के बारे में एग्जाम्पल में समझ लें, तो वो ये है कि कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि टेम्परेट वाटर के अंदर रहता है। अब वो बैक्टीरिया के अंदर जो है ना डीएनए कॉपी हो रहा है, उसके अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं, और एकदम से जो है कोई भी टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उस वाटर का टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज हो जाता है। तो अक्सर अगर डीएनए में वेरिएशन नहीं हो रहा होगा, उनके अंदर चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट चेंज हो रही है उसके अंदर बेटर अडैप्टेबिलिटी नहीं आ गई होती, तो जितने बैक्टीरिया हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पानी गर्म होने की वजह से, सब मर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें से कुछ जो है ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बाकी रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर डीएनए वेरिएशंस की वजह से अडैप्टेबिलिटी हो गई है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी गर्म होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो ऐसे रहेंगे तो फिर बाद में वो और ज़्यादा स्पीशीज़ को रिप्रोड्यूस करके उस तरीके की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को और पास ऑन कर सकते हैं, यानी कि पॉपुलेशन जो है मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट हम लोग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। देखो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना अलग अलग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं। पहला हो सकता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा हो सकता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिक डिफरेंसेस हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ना सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक ही पेरेंट होगा उसमें से ना, और बेसिकली यहाँ पे ना अगर मैं बोलूँ तो अगर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसके अंदर सिंगल सेल ही होता है, और एक ही सेल ना बार बार डिवाइड होकर के डॉटर सेल्स बनाते हैं, यानी कि डॉटर ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल्स बनाते हैं। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक सिंगल पेरेंट या सिंगल सेल इन्वॉल्व होगा सिर्फ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कम टाइम और कम एनर्जी का कंजम्पशन होता है, यानी कि यहाँ पे कम समय में ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पे टाइम भी कम लगेगा और एनर्जी का कंजम्पशन भी कम होता है। टाइम और एनर्जी कम होने की वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो फास्टर रेट पे इंक्रीज हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पॉपुलेशन जल्दी ही इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डिसएडवांटेज भी है कि यहाँ पे ना वेरिएशन और इवोल्यूशन नहीं होता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वेरिएशन क्या होता है, डीएनए कॉपिंग के दौरान पे वेरिएशन आ जाता है थोड़ा बहुत प्रोटीन के बनने में। तो जो वेरिएशन है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन यानी बदलाव नहीं आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा है। अगर चेंज नहीं आएगा तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि इवोल्यूशन भी नहीं होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो चेंजिंग हो रहा है, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना इवोल्यूशन यानी कि कोई बड़े पैमाने पे बदलाव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल इसके ऑपोजिट ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर
देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके बाद इसके अंदर ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होगा। यहाँ पे पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट पे इंक्रीज़ होती है। और इसके बाद इसके अंदर जो है ना, इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर वेरिएशन और इवोल्यूशन भी होता है। वेरिएशन यानी कि डीएनए कॉपिंग के दौरान में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा और फिर लंबे समय के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय में वहाँ पे इवोल्यूशन देखा जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर इवोल्यूशन है, तभी बहुत लंबे समय से ह्यूमन, जब से दुनिया बनी होगी तब से ह्यूमन जो है चलता आ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर चुके हैं क्योंकि उनके अंदर इवोल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर डीएनए कॉपी के दौरान में जो है कुछ ना कुछ बदलाव आ जाते हैं जो कि एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी एक स्पीशीज़ को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब हम लोग एसेक्सुअल मोड के ना कितने रिप्रोडक्शन टाइप्स हो सकते हैं उसके हम लोग डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे ना मैंने कुछ एसेक्सुअल मोड में हम लोगों को 6 टाइप्स बेसिकली पढ़ने हैं। पहला है फिजन, नेक्स्ट फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन और एक एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है टिश्यू कल्चर जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे हम लोग एक एक करके ना सारे 6 टाइप्स पढ़ेंगे और टिश्यू कल्चर को मैं आपको समझा दूंगा। मैंने यहाँ पे सबसे पहले फिजन के बारे में लिखा है। देखो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ सिंगल सेल टाइप के होते हैं, यानी यूनिसेलुलर बने हुए होते हैं। इनमें जो है ना रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिजन। फिजन क्या होता है? इसके अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को जो है ना एक सेल से 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स के अंदर डिवाइड कर लेगा। एक सेल से 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स के अंदर अपने आप को स्प्लिट कर लेगा। इसी मेथड को हम लोग फिजन कहते हैं। बेसिकली एक सेल डिवीजन होता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है। द स्प्लिटिंग ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर सेल्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजन। अब देखो ये जो फिजन है ना, ये फर्दर 2 टाइप्स का हो सकता है। कैसे? अगर कोई एक सेल टूट के स्प्लिट होके 2 अलग अलग डॉटर सेल्स बना रहा है तो इसको हम लोग बाइनरी फिजन कहेंगे। देखो एक सेल टूट के क्या बन रहा है? 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। जैसे कि हम लोग अमीबा के अंदर ये चीज़ हम लोग जो है देखते हैं। दूसरा लीशमेनिया एक और ऑर्गेनिज्म है जो कि एक बीमारी करता है जिसका नाम है काला आजार। एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरा टाइप क्या हो सकता है? जब कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को तोड़ के बहुत सारे अलग अलग सेल्स के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड कर लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। देखो एक सेल टूट के कितने बन रहे हैं? मल्टीपल डॉटर सेल्स बन रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल फिजन। इसका एग्जांपल लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है, जो कि मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन को दिखाता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। देखो फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन ना कई बार इसमें कंफ्यूजन होती है कि ये दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। इसको मैंने कंपैरिजन में आपको समझा दिया है। सबसे पहले ना आपको ये समझ लेना है कि फ्रैगमेंटेशन जो है ना अपने आप में एक रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन अपने आप में एक स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन का टाइप है, लेकिन रीजनरेशन ना स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन नहीं है। हालांकि रीजनरेशन के दौरान में रिप्रोडक्शन यानी कि नया इंडिविजुअल क्रिएट हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन नहीं है ये। ठीक है, अच्छा आप देखते हो कि फ्रैगमेंटेशन में होता क्या है। देखो फ्रैगमेंटेशन के अंदर ना ऑर्गेनिजम्स अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेते हैं बहुत सारे पीसीज के अंदर, फ्रैगमेंट्स के अंदर, टाइनी फ्रैगमेंट्स के अंदर तोड़ लेंगे, क्योंकि जब ये ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तो इसको जो है रिप्रोडक्शन करना है। रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने आप को जो है ना टाइनी फ्रैगमेंट्स के अंदर, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स के अंदर तोड़ लेगा और हर एक फ्रैगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ ऑर्गेनिजम्स ब्रेक अप इनटू अ स्मॉलर फ्रैगमेंट्स एंड ईच टाइनी फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू एन ऑर्गेनिज्म, एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि फ्रैगमेंटेशन के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी स्मॉलर पीसेस पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है ना, यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज्ड रीजेनरेटिव सेल्स नहीं होता। यहाँ पे कोई भी रीजेनरेटिव सेल्स ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं इनको अलग से रीजेनरेट करने में हेल्प नहीं करता। यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड रीजेनरेटिव सेल नहीं है। एग्जांपल इसका स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी के अंदर मिलता है, एक्वेटिक बॉडीज के अंदर मिलेगा। इसका जो सेल है, जो ऑर्गेनिज्म है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को जो है पीसीज में ब्रेक डाउन करना पड़ता है और ये हर एक पीस अपने आप को जो है एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर लेता है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट में रीजेनरेशन है। देखो रीजेनरेशन क्या है? नॉट स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन। ये स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है। हालांकि जब ये रीजेनरेशन होता है, जो पार्ट्स जो है कट जाएंगे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से, वो अलग से जो है ना पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ना जो रीजेनरेशन दिखाते हैं वो स्पेसिफिकली रीजेनरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होते रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है,
तो नॉट स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन इफ एन ऑर्गेनिज्म गॉट कट और ब्रोकन इनटू पीसेस। कई बार ऑर्गेनिजम्स जो है ना कई बार कट हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं पीसीज के अंदर, वो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी और वजह से हो सकता है, तो क्या होगा, तो मैनी पीसीज कैन रीग्रो द रिमेनिंग पार्ट। जो बहुत सारे पीसीज होते हैं वो जो रिमेनिंग पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट होता है, वो अपने जो पीसीज हैं उनको रिमेनिंग पार्ट्स को रीग्रो कर लेते हैं, और वो रीग्रो करते टाइम ना वो अलग से एक सेपरेट इंडिविजुअल बन जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है ना, जैसे फ्रेगमेंटेशन के हमने पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन में कोई भी स्पेशलाइज्ड रीजेनरेटिव सेल्स नहीं होते, लेकिन रीजेनरेशन में ना स्पेशलाइज्ड रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं जो कि रीग्रो करने में हेल्प करते हैं, रीजेनरेट करने में, टिश्यूज को, रिमेनिंग पार्ट्स को रीजेनरेट करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल इसका है प्लेनेरिया। आपकी टेक्स्ट बुक में जो है ना प्लेनेरिया का जो है डायग्राम बना हुआ, मैं यहाँ पे लगा दूंगा इसको। देखो, जब प्लेनेरिया को जो है किसी वजह से अगर ये कट हो जाता है या ब्रोक हो जाता है, या हम इसको कोई भी इंसान इसको स्पेसिफिकली काट देता है, तो हर एक पार्ट ना इसका इंडिविजुअली ग्रो कर लेता है। कोई एक पार्ट जो है ना, जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको डेवलप कर लेता है, और जो कटा हुआ पार्ट होता है वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप, पूरा का पूरा एक सेपरेट इंडिविजुअल बन जाता है। तो रीजनरेशन एक रिमेनिंग पार्ट को ग्रो करने का तरीका है, स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन नहीं है, हालांकि यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल बन सकता है। नेक्स्ट बडिंग है। बडिंग एक ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें से किसी एक पार्ट पे, ऑर्गेनिज्म के किसी एक हिस्से में बॉडी के, वहाँ से एक ना बड ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। बडिंग को ना आप ऐसे समझो कि प्लांट के ब्रांच के ऊपर ना फ्लावर होने से पहले वहाँ पे एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है जिसको हम लोग बड कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे किसी एक हिस्से में ना कोई एक आउटग्रोथ निकल जाएगा, कोई छोटा सा बड निकल जाएगा, और वो जो है ना साइमल्टेनियसली, मतलब ग्रेजुअली जो है ना अपने आप को ग्रो करता रहेगा। वहाँ पे सेल्स का जो है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, और जब वो बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा अपने आप में, और वो जो है अलग सेपरेट इंडिविजुअल बन जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रा। देखो यहाँ पे ना डेवलपमेंट डेफिनेशन लिखी हुई है, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड। किसी एक ऑर्गेनिज्म के छोटे से हिस्से में से कोई एक आउटग्रोथ निकलेगा, बड निकलेगा, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। और हाइड्रा के बारे में खास बात यह है कि ये भी रीजेनरेटिव सेल्स को यूज करता है। ठीक है, हाइड्रा का ना डायग्राम आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। यहाँ पे हाइड्रा में जो है ना किसी एक ऑर्गेनिज्म, किसी एक बॉडी पार्ट में से कोई एक आउटग्रोथ निकलेगा, फिर बाद में वो ग्रेजुअली डेवलप होता रहेगा, और वो डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा कि फिर वो बाद में पेरेंट बॉडी को जो है डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी में से, और वो एक इंडिविजुअल अलग बन जाएगा, अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ना एक ऐसा तरीका है प्लांट को रिप्रोड्यूस करने का जिसके अंदर ना प्लांट के कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के अंदर? रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, और लीव्स हो सकते हैं। ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। अब ये वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करके या तो ये नेचुरली ग्रो कर जाते हैं प्लांट, या फिर आर्टिफिशियली भी इनको हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? ग्रोइंग प्लांट्स बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट ईदर नेचुरली और बाय आर्टिफिशियल मेथड्स। देखो, नेचुरली कैसे हो सकता है? रूट, स्टेम्स, लीव्स की हेल्प से। जैसे स्वीट पोटैटो है, ये स्वीट पोटैटो अपने आप में एक रूट है। ये रूट जो है ना पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा अगर इसको सॉइल में जो है डाल दिया जाए, तो ये स्टेम भी निकाल देगा और लीव्स भी निकाल देगा। अगर हम लोग पोटैटो की बात करें तो पोटैटो ना अपने आप में स्टेम होता है, आलू। अब ये इसको अगर हम लोग थोड़ी दिन छोड़ भी देते हैं ना ऐसे ही, तो उसके ऊपर से जो है रूट्स भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और लीव्स भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे ही लीव है, लीव्स में एक आपके पास जो है प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसके पत्तों में से ना साइड में से, पत्तों के साइड में से ना पूरा पूरा प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लांट के ना जो लीव्स हैं उसके जो बाउंड्री है वहाँ पे ना कुछ आउटग्रोथ निकल रहे होंगे, कुछ अलग से लीव्स निकल रहे होंगे, और नीचे की तरफ आपको जो है लीव्स भी निकल रहे होंगे, वहाँ पे स्टेम भी दिखेगा और आपको जो है रूट्स भी दिखेंगे। तो लीव्स के जरिए से पूरा का पूरा एक प्लांट जो है ये ग्रो कर देगा। नेक्स्ट देखो, आर्टिफिशियल तरीके हो सकते हैं कुछ, जैसे कटिंग मेथड हो सकता है, लेयरिंग हो सकता है, ग्राफ्टिंग हो सकता है। ये सारे तरीके ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हैं, यानी कि अक्सर जो है ना जो किसान हैं इन तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? बहुत सारे तरीके, जैसे किस किस में इस्तेमाल हो सकता है? ये शुगर केन में हो सकता है, रोज हो सकता है, ग्रेप्स हो सकता है। अच्छा, सवाल होता है कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे प्लांट्स है ना, अक्सर हमने देखा है कि प्लांट्स जो है ना सीड्स से ग्रो करते हैं। तो प्लांट का जो सीड से ग्रोथ है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन हम लोग जो है ना इन रूट्स, स्टेम्स और लीव्स की हेल्प से अगर हम प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, डेवलप करा रहे हैं, तो ये एसेक्सुअल मोड में आता है। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये एसेक्सुअल मोड का एक तरीका है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या एडवांटेजेस हैं उसके ऊपर ओवर द सीड रिप्रोडक्शन, मतलब कि जब प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सीड से प्लांट रिप्रोड्यूस होता है तो उसके ऊपर ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या एडवांटेजेस हैं क्वेश्चन में आ सकता है। देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ना बहुत ज़्यादा फायदा है। सबसे पहला फायदा है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए से जो प्लांट को ग्रो कराया जाता है
वो फ्रूट और फ्लावर्स वो जल्दी से बेयर कर देता है, जल्दी से ग्रो कर लेता है। किसके कंपैरिजन में? उस प्लांट के कंपैरिजन में जो कि सीड से उगाया गया है। पहला हमारा एडवांटेज हो गया, प्लांट्स ग्रो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अर्लियर। सेकंड क्या एडवांटेज हो सकता है? कैन ग्रो प्लांट्स विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ टू ग्रो सीड्स। ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिन्होंने अपने फ्रूट्स के अंदर ना सीड्स को ग्रो करने की कैपेसिटी खो दी। जैसे कि आप लोग बनाना अगर देखें तो बनाना के अंदर ना सीड्स ना बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो कि सीड को ग्रो नहीं कर पा रहे, अब उनको किस तरीके से रिप्रोड्यूस किया जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उनको ग्रो किया जाएगा। कैन ग्रो प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू ग्रो सीड्स। ऐसे प्लांट्स को हम लोग जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो कर सकते हैं। एक लास्ट एडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसके अंदर ना जेनेटिक्स में कोई भी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए का जो कॉपी होता है, यहाँ पे ना के बराबर भी कोई चेंज आएगा, यानी कि वेरिएशन नहीं होता है यहाँ पे। यानी कि जो नया इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है प्लांट का, वो पेरेंट प्लांट से ना ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। ऑलमोस्ट भी बोलना यहाँ पे गलत होगा, बिल्कुल ही एग्जैक्टली सिमिलर होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कैन ग्रो प्लांट्स, ग्रोन प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। इसका एक फायदा ये है कि अगर कोई एक प्लांट का वेरिएंट है जिसके अंदर फल ना बहुत ज़्यादा बेहतरीन आते हैं, फ्रूट्स आते हैं या फ्लावर्स आते हैं, तो हम लोग उसी तरीके की जीन्स को और जेनेटिक्स को लेकर के ना बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। कोई एक प्लांट है जो कि किसी डिसीज़ के लिए रेजिस्टिव है, वो डिसीज़ उस प्लांट को हो ही नहीं रहा, तो हम लोग उसी तरीके से यूज़ करके हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज़ करके बहुत सारे प्लांट्स बना देंगे जो कि किसी एक स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए रेजिस्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ना, एक स्पोर जो है ना एक ऐसा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि अपने पेरेंट बॉडी से हट करके अगर कोई मॉइस्ट सरफेस पे चला जाए तो वहाँ पे एक पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो ये होता क्या है? स्पोर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है दैट डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट एंड गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक नए इंडिविजुअल को पूरी तरीके से डेवलप कर देगा। देखो एनसीईआरटी के अंदर ना एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पायरोगायरा का, उस पर अभी हम लोग आएंगे। स्पायरोजायरा बोल सकते हैं आप, स्पायरोगायरा बोल सकते हैं आप, उस पर हम अभी आएंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल है मशरूम का। देखो मशरूम जो है एक ऐसा वेजिटेबल है जिसके मशरूम का जो अम्ब्रेला वाला पार्ट होता है ना, ऊपर का हिस्सा, उसके ऊपर ना कुछ बहुत ही टाइनी से ब्लॉब्स होते हैं, बहुत ही टाइनी से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके अंदर ना उन छोटे स्ट्रक्चर्स के अंदर और छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग स्पोर्स कहते हैं। मशरूम के बारे में खास बात यह है कि इसका ग्रोथ ना बहुत ज़्यादा ईजी है। किसी भी तरीके से अगर वो स्ट्रक्चर फूट जाता है तो उसके अंदर से स्पोर्स निकल जाएंगे और जो है सॉइल में जाकर के गिर जाएंगे, किसी मॉइस्ट सरफेस पे या सॉइल पे जाकर के गिर जाएंगे, तो वहीं से एक नया मशरूम जो है ग्रो कर जाएगा। इसी तरीके से स्पायरोजायरा या स्पायरोगायरा भी है, स्पायरोगायरा नहीं, राइजोपस है, राइजोपस है। राइजोपस का स्ट्रक्चर जो है ना आपका एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है। देखो राइजोपस के अंदर जो ब्रेड मोल्ड होता है ना, आपने कई बार देखा होगा, ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है अगर कुछ दिन तक उसको ओपनली छोड़ दिया जाए, तो ग्रीन कलर की लेयर जो है ना वो राइजोपस ही होती है ना। ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। देखो ब्रेड मोल्ड जो होता है ना, उसके ऊपर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको, ये जितने दिख रहे हैं ना आपको थ्रेड लाइक, धागे जैसी चीज़ें दिखेंगी आपको। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना आपको, इनको हम लोग हाइफे कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइफे है ना, इनके पास जो है ना एक स्टिक होता है और ऊपर इसके ऊपर एक ब्लॉब होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। ये ब्लॉब को, जो ऊपर जो छोटा सा स्ट्रक्चर है ना, इस ब्लॉब को हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं और ये कवर भी होता है, ठीक है। जो ऊपर जो मोटा सा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं। यही स्पोरेंजिया के अंदर ना स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो यहाँ पे हमने डॉट से इसको दिखाया हुआ है, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होंगे, यही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर इस जगह से यहाँ से निकल करके किसी भी मॉइस्ट सरफेस के ऊपर चले गए तो वहीं पर से पूरा एक राइजोपस को ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट ना टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं। देखो ये जो है ना हमारा बॉक्स के अंदर एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक आध बार ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। टिश्यू कल्चर जो है ना एक ऐसा आर्टिफिशियल मेथड है किसी भी प्लांट को ग्रो करने का, ये लैब के अंदर होता है। ये इसके अंदर जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। इसका फायदा ये है कि यहाँ पे जो प्लांट ग्रो करेगा ना डिसीज फ्री कंडीशन के अंदर ग्रो कर सकता है। देखो टिश्यू कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जरा सा। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है टू ग्रो प्लांटलेट्स इन अ लैब। प्लांटलेट्स यानी कि छोटे छोटे से प्लांट बनाए जाएंगे यहाँ पे लैब के अंदर। इसमें होता क्या है, किसी एक ग्रोइंग टिप को ले लेंगे प्लांट का, जो एक पहला सा कोई प्लांट है उसका कोई एक ग्रोइंग टिप ले लेंगे हम लोग, है ना। वहाँ से हम लोग कुछ सेल्स को इकट्ठा कर लेंगे, कलेक्शन ऑफ सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। वहाँ से कुछ सेल्स को हम लोगों ने निकाल दिया। अब वो जो सेल्स है ना जो हम लोगों ने निकाले, इसको आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रख दिया जाएगा ताकि वहाँ पे उस ग्रुप को, वो ग्रुप ना अपने आप को डिवाइड करे और एक बड़ा सा ग्रुप बना ले सेल्स का, जिसको हम लोग कैलस कहते हैं, ठीक है। वो ग्रुप अपने आप को डिवाइड कर लेगा सेल्स का और थोड़ा सा बड़ा कर लेगा अपने आप को, क्या कहलाएगा वो, कैलस कहलाएगा।
अब ये जो कैलस है ना, एक दूसरे आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाएगा जिसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स होंगे, क्योंकि प्लांट का जो ग्रोथ है वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस मीडियम में रखा जाएगा जो कि जिसके अंदर हार्मोन्स होंगे, यानी कि हार्मोनल मीडियम के अंदर रखा जाएगा, जहां पे वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा और ज़्यादा। जो कैलस बन गया था ना, अब वो क्या बन जाएगा, वापस से एक छोटा सा प्लांटलेट बन जाएगा। ठीक है, अब ये प्लांटलेट को निकाल करके वापस से सॉइल में डाल देंगे और ये फर्दर ग्रो करेगा पूरे एक प्लांट के अंदर। देखो यहाँ पे ना कुछ बातें लिखी हुई है, एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव प्लांट। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो कि सजावट के काम में आते हैं, उस काम में, उस चीज़ में हम लोग जो है ना ये टिश्यू कल्चर को यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव प्लांट्स, और दूसरा प्लांट्स ग्रो इन डिसीज फ्री कंडीशन। इस तरीके से प्लांट्स को ना हम लोग डिसीज फ्री कंडीशन के अंदर ग्रो कर सकते हैं।